हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में अपने प्यारे रसगुल्लों के लिए हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का वन शॉट लेकर के आए हैं। आज बच्चों हम देखेंगे वैद्युत रसायन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वन शॉट वीडियो के माध्यम से। आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों। बस जो वन शॉट की वीडियो चल रही है ना उसी को कंप्लीट देख लेना है और साथ ही साथ नोट्स भी बनाना है। ऐसे नहीं कि बस वीडियो देखो काम हो जाएगा, नहीं बच्चों, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है और पूरा छाप कर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर कि प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई लिखना है। प्रतिरोध की परिभाषा व इकाई आपको लिखना है। ठीक, देखिए बच्चों, प्रतिरोध रोध का मतलब क्या है? रोधक, बाधा, है ना। बस ऐसे समझना है। तो प्रतिरोध क्या होता है कि वह कारक जो वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे उसको कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है ना। हमने क्या बताया बच्चों, ये चीज ध्यान देना, जो क्या करे, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करे, बाधा उत्पन्न कर दे, उसी कारक को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक, तो यहां परिभाषा हम लिखेंगे कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को प्रतिरोध कहते हैं। जो हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको बताएं ताकि आप इजिली तैयार कर सके। बाकी परिभाषा तो 2-2, 3-3, 4-4 लाइन की परिभाषा होती है, लेकिन बच्चों अपने को वही समझना है कि हम छोटे शब्दों में ज्यादा कह दें। तो ज्यादा आपको नहीं भटकना है क्योंकि इतना वक्त नहीं, अब पूरा रामायण पूरा गाथा पढ़ें। ठीक, हम सिंपल से सिंपल परिभाषा ही लेकर आते हैं ताकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो इसलिए याद कर सके। तो क्या है बच्चों कि विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना। और इसे बच्चों आर से दर्शाते हैं। ठीक, लिखना चाहते हैं तो इसे आर से दर्शाते हैं। आर से क्या करते हैं बच्चों? दर्शाते हैं। ठीक, आर से दर्शाते हैं, याद रखना। अब यहां से इसके लिए जो फार्मूला होता है बच्चों प्रतिरोध निकालने के लिए, आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए। इसी फार्मूले की मदद से हम प्रतिरोध निकाल पाएंगे। अब यहां से कभी कभार पूछ लेता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यहां से वो चीज भी हम निकाल सकते हैं बच्चों। यहां से हम वो चीज भी निकाल सकते हैं। अगर यहां पर आप देखेंगे तो जो प्रतिरोध है वो क्या है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती है बच्चों। और दूसरा है जो प्रतिरोध है वो क्या? क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब है लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, लंबाई कम होगी प्रतिरोध कम होगा। दूसरा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब तार जितना मोटा रहेगा उतना प्रतिरोध कम होगा। क्लियर हो गया। तो ये चीज होता है कि लंबाई के ये अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। जितना लंबाई मतलब लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, यानी लंबाई का मान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा और उसके बाद जब मोटाई बढ़ जाएगी उस तार की तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। वही है कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर हो गया। तो ये चीज। अब मात्रक की बात करें बच्चों तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है बच्चों? ओम होता है। ठीक, ओम, जिसको एक सिंबल की तरह अगर हम देखें तो इस तरह से लिखते हैं। ठीक, ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है ओम। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी हल्की एक एक नंबर की जो परिभाषाएं हैं उनमें सब आते हैं। तो ये प्रतिरोध और उसकी इकाई। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अगला क्या है? अगला है विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध अब है विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान से समझना, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। पहले परिभाषा देखिए कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं।
बहुत ही सिंपल परिभाषा है बच्चों। कह रहा है कि किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले यानी क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और एकांक लंबाई के यानी उसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए, तो उस तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है ना। अब इसको देखिए कहां से निकालते हैं, ठीक, कहां से निकालते हैं। तो अभी हमने एक फार्मूला इसके पहले बताया था आप सबको कि R बराबर रो इंटू एल अपान ए होता है। तो यहां से अगर हम रो बराबर निकालना चाहेंगे बच्चों तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो भाई अगर हम रो बराबर लिखेंगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, आर ए अपान एल हो जाएगा। तो रो बराबर आर ए अपान एल हो जाएगा। यही क्या हो जाता है बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं। ठीक, इसको क्या पढ़ते हैं, ठीक इस तरह से हो विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दर्शाते हैं, इतना याद रखना। ठीक, अब देखिए ये परिभाषा बनी कहां से है भाई, ये तो चलो ठीक है हमको पता चल गया ये फार्मूला। परिभाषा क्या, अगर इसी में, ठीक इसी फार्मूले में बच्चों हम क्या कर लें कि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर कर लें। ठीक, क्लियर हो गया। और एल बराबर हम क्या कर दें, 1 मीटर रख दें। मतलब बच्चों कोई तार जैसे हम ले रहे हैं, ठीक, कोई तार हमने ले लिया और इस तार की जो लंबाई है, ठीक, तार की लंबाई चलिए हम मान लेते हैं एल है, और उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ, इसके काट का क्षेत्रफल जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो यही चीज कह रहा है कि किसी पदार्थ के या किसी चालक के या किसी तार के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में जो भी प्रतिरोध होता है, इन उसका जो प्रतिरोध होता है वही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, जब हम इसको बच्चों यहां पे रखेंगे तो हमारा फार्मूला यही तो बनेगा, रो बराबर भाई एल के स्थान पे एक यहां पे मीटर स्क्वायर कर देंगे, एल की जगह 1 रखेंगे तो रो बराबर केवल और केवल आर, यही तो आया ना। तो परिभाषा निकला कहां से, तो परिभाषा यही से आया। ठीक, यानी विशिष्ट, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। बस इतना, एकदम सिंपल से इस तरह से भी आप लिख सकते हैं यहां से कि विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध है जो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार में उत्पन्न होता है। क्लियर हुआ रसगुल्लों। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, या फिर जो परिभाषा हमने लिखा वो लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए बच्चों, अब हम निकालेंगे इसका मात्रक। भाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यानी इसकी इकाई बोले या मात्रक। तो मात्रक क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक, मात्रक, अब भी देखो इसमें अगर फार्मूले में रखेंगे मात्रक निकालने के लिए, भाई अगर इसका देखेंगे, ध्यान से देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ए है क्षेत्रफल तो इसका मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, एल है। ठीक, तो लंबाई का मात्रक भी मीटर। तो बच्चों यहां से ये कट जाएगा। ठीक, तो आपको इतना डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है उसको, तो यहां से हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से निकलेगा। तो ये बचा ओम और ये मीटर, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक, तो ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, ओम मीटर, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह से हम इसके मात्रक को भी निकाल सकते हैं, और परिभाषा कहां से आया वो चीज हमने बता दिया। ठीक, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, इसी को बोलिए, डोंट वरी। विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता, इसको कैसे दर्शाते हैं, ठीक, के बोले कप्पा। तो यहां पर क्या होता है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या फिर चालक, मतलब विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक, लिखना चाहेंगे आगे लिख देंगे बच्चों कि इसे कप्पा से दर्शाते हैं। ठीक, इसको कप्पा पढ़ा जाता है, तो इसे कप्पा से दर्शाते हैं। ठीक,
कप्पा से दर्शाते हैं। तो परिभाषा क्या बोल रहा है अपना कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, तो विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों हमने देखा रो से, तो रो का जो व्युत्क्रम होगा वो कहलाता है विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा। ठीक है ना, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1/रो। ठीक है ना, 1/रो। हिंदी में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना याद रखना कि विशिष्ट मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व। ठीक, लिख सकते हैं कि विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, विशिष्ट प्रतिरोध, कंफ्यूज आप ना हों इसलिए हमने लिख दिया है। ठीक है ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध को बच्चों देखिए, विशिष्ट चालकत्व को हमने बताया ना कि विशिष्ट चालकत्व को ऐसे के की तरह लिखते हैं तो इसको कप्पा पढ़ा जाता है, और ये विशिष्ट प्रतिरोध है यानी ये है रो। ठीक, पी की तरह होता है हल्का टेढ़ा, तो ये हो जाता है रो। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें कि इसका मान, हम इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे बच्चों, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी जब आते हैं आपके, तो ये कप्पा बराबर 1/रो बराबर क्या हमने लिखा है, RA/L। रो बराबर RA/L, अभी आपने आगे देखा है। ठीक, तो यहां से जब हमारा ये फार्मूला निकालेंगे तो इसको लिखेंगे तो ये कप्पा बराबर, भाई ये ऊपर चला जाएगा L अपान क्या निकल कर आया, RA। L/RA यही फार्मूला हो जाएगा। ठीक, यही विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता का फार्मूला हो जाएगा। मात्रक कैसे निकालेंगे बच्चों, चलिए मात्रक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भाई मात्रक निकाल लेते हैं। जैसे इसके पहले आपने देखा, तो देखिए भाई लंबाई का मात्रक मीटर है ना, और ये प्रतिरोध है तो इसका ओम, और उसके बाद ये क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर जब इसको ले जाएंगे बच्चों, जब ऊपर ले जाएंगे ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स 1। ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा मीटर इनवर्स 1। अगर सेमी में सब कुछ होता तो भाई प्रति ओम, या इसको ऐसे भी प्रति ओम प्रति मीटर, इसका मात्रक लिखिए, या सेमी में सब कुछ हम मानते तो प्रति ओम प्रति सेमी। बहुविकल्पी में कभी कभार बच्चों सेमी वाला देता है, तो मीटर वाला रहे तो मीटर वाले के फॉर्म में, सेमी रहे तो सेमी। ठीक, यानी मात्रक जब रहेगा सब सेमी में है तो सेमी वाला टिक करिए, सब मीटर में है तो मीटर वाला। तो ये हो जाएगा प्रति ओम प्रति मीटर। या इसको और क्या लिख सकते हैं, तो इसका मात्रक बच्चों हम और लिख सकते हैं कि मोहो, ओम इनवर्स को मतलब मोहो पढ़ा जाता है। ठीक, मोहो यानी MHO, मोहो। ठीक, और उसके बाद ये हो जाएगा मोहो, और हिंदी में लिखते हैं जब तक मीटर इनवर्स 1, तो मोहो मीटर इनवर्स 1 इस तरह से लिखेंगे। या फिर बच्चों इसी का मात्रक हो जाता है साइमन प्रति सेमी या साइमन मीटर। ठीक, कैपिटल S लिखेंगे साइमन, और उसके बाद मीटर इनवर्स 1, यानी साइमन प्रति मीटर या साइमन मीटर इनवर्स 1। तो इसके 3 मात्रक लिख सकते हैं, एक तो प्रति ओम प्रति मीटर समझो लिखा है, दूसरा मोहो ठीक प्रति मीटर लिखा है, या फिर तीसरा साइमन प्रति मीटर या साइमर मतलब साइमन मीटर इनवर्स 1। ठीक, कंफ्यूज मत होना बच्चों। ठीक है ना, ये चीज आप ध्यान देना इसके मात्रक में, क्योंकि मात्रक में ही ये कंफ्यूज करता है। तो मात्रक में अगर इस तरह से इसको लिखेंगे, ठीक, यानी हम लिख सकते हैं ओम प्रति मीटर या ओम मीटर इनवर्स 1। दूसरा क्या बताया, तो ये मोहो है। ठीक, हम लिखेंगे यानी मोहो प्रति मीटर, मोहो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। तो इस तरह से भी अगर कहीं दिखाई पड़े तो समझो वही चीज है। अब ऐसा मत कि इनवर्स इनवर्स लग गया कहाँ, नहीं बच्चों वही चीज है। ठीक, सॉरी इसको प्रति ओम लिखेंगे ना, ओम इनवर्स है यानी प्रति ओम प्रति मीटर, या मोहो प्रति मीटर या साइमन प्रति मीटर। तो इस तरह से लिखिए हुए, चाहे ये तरह का मतलब लिखा हो, आपको बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, सब इसी के मात्रक हैं। ठीक, अगर सेमी के रूप में रहे तो सब यहां सेमी हो जाएगा, प्रति ओम प्रति सेमी, मोहो प्रति सेमी या साइमन प्रति सेमी, इतना याद रखना। क्लियर हो गया। चलिए, ज्यादातर इसमें सेमी में ही रहता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोड वगैरह की जो दूरी होती है उसके बीच की डिस्टेंस मीटर में नहीं नापते हैं, उसको अपन सेमी में ही नापते हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अविशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और ये रहा आपका फार्मूला, और ये है
मात्रक। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। ठीक, अगला टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चालकता की परिभाषा। ठीक, देखिए जितनी परिभाषाएं हैं सबके सब इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सबको बताना बेहद जरूरी है। ठीक, चालकता की परिभाषा व इसका मात्रक या इकाई लिखना है। तो बच्चों होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक, इसे C से दर्शाते हैं। ठीक, इसे क्या करते हैं बच्चों, इसे C से दर्शाते हैं। ठीक, इसे C से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, भाई हम फार्मूला जब लिखेंगे तो कह रहा है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, है ना। यानी चालकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे प्रतिरोध। ठीक, चालकता बराबर 1 बटे प्रतिरोध, या फिर हम भाई चालकता को हमने कहा ना C से लिखेंगे, C बराबर 1/R हो जाएगा। ठीक, C बराबर 1/R, यही आपका मेन फार्मूला होता है। ठीक, अब मात्रक निकालेंगे बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा, तो भाई इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए 1/R है। ठीक, तो भाई हम 1 बटे यहां प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है ना, इस तरह से लिखेंगे। तो इसका मात्रक जो हो जाएगा बच्चों, वो हम मात्रक लिख सकते हैं। तो मात्रक में सबसे पहला ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स 1। ठीक, या दूसरा अभी हमने बताया ना, दूसरा इसी को कैसे लिखते हैं, मोहो। ठीक, हिंदी में इसे लिखते हैं मोहो। या फिर इसी का तीसरा भी हमने क्या बताया, प्रति ओम या ओम इनवर्स को कहते हैं साइमन। ठीक, कैपिटल S लिखा हो तो वो साइमन है, साइमन भी इसी का मात्रक है, क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने इस चीज को सबसे पहले मतलब इन सब के बारे में प्रैक्टिकल किया था। ठीक, या फिर अगर कहीं पर प्रति ओम लिखा रहे यानी प्रति ओम इस तरह से, तो इसको हम कई तरीके से, यानी ओम इनवर्स 1 को ही पढ़ा जाता है मोहो। कभी कभार विकल्प में ओम इनवर्स नहीं रहता, मोहो रहता है, बच्चे कंफ्यूज होता है कि भाई मोहो कहां से आया, उसी को कहते हैं बच्चों। या फिर मोहो या ओम इनवर्स ना दिखाई पड़े, साइमन रहेगा। ठीक, इस बात का ध्यान देना, इसलिए हम बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। यानी जब भी इस तरह से दिखाए, चाहे ओम इनवर्स 1 हो, सेमी हो लिखा रहे, चाहे मोहो उसके बाद सेमी लिखा हो, ठीक, या फिर साइमन सेमी लिखा हो, तो ये समझना बच्चों ये सब एक ही चीज लिखा है। ठीक है, सेमी में लिखा रहे तो सेमी के रूप में, या फिर अगर मीटर के रूप में रहे तो सब मीटर के रूप में रहे। तो इतना याद रखना कि ये तीनों ओम इनवर्स, मोहो, साइमन, ये मतलब तीनों चीजें क्या हैं, ये सेम हैं। ठीक, इसलिए इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोलर चालकता। अब यहां से कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अभी तक तो जो थे भाई वो तो इंपॉर्टेंट थे ही थे, लेकिन ये कुछ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं, हर एक सेट में पूछे जाएंगे। ठीक, तो देखिए मोलर चालकता क्या है और इसकी भी परिभाषा या इकाई आपको बताना है। तो मोलर चालकता समझते हैं, चलिए बच्चों अच्छे से, क्योंकि ये सब रटने वाली चीजें नहीं हैं, ये सब समझने वाली चीजें हैं। हम कोई सॉल्यूशन विलयन वैद्युत अपघट्य का ले लेते हैं। चलिए देखिए बच्चों, इसमें मान लेते हैं कि कोई मतलब 2 इलेक्ट्रोड हैं इसमें। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया है। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड मान लेते हैं हमने इसमें बना दिया। ठीक है ना, ये हमने 2 इलेक्ट्रोड, ठीक, इलेक्ट्रोड यानी एक कैथोड है एक एनोड है, तो हमने क्या किया बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड ले लिया।
चलिए अब दो तरीके से इसको हम परिभाषा लिख सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। अब मान लेते हैं बच्चों कि इनके बीच की, ठीक, इलेक्ट्रोडों के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है, ठीक, हम 1 सेमी मान लेते हैं, ठीक, मीटर में ना मान के सेमी में। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि जो इसका मोटाई है, इनकी इसका जो क्षेत्रफल है, परिच्छेद क्षेत्रफल है इलेक्ट्रोड का, वो है 1 मीटर, सॉरी जब सेमी में लिख रहे हैं तो 1 सेमी स्क्वायर लिखिए, ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना, 1 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रोडों का जो परिच्छेद क्षेत्रफल कितना, 1 सेमी स्क्वायर। और उसके बाद इस विलयन में हम क्या कर देते हैं, तो इस विलयन में रसगुल्लों हम घोल देते हैं 1 मोल सांद्रता वाला वैद्युत अपघट्य। क्या घोलते हैं, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, हमने बताया था ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके उनको कहते हैं बच्चों वैद्युत अपघट्य। लाइक दैट NaCl, ठीक, KCl, H2SO4, ठीक, इन सब में ये सब क्या है, वैद्युत अपघट्य हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। अब जब धारा प्रवाहित करेंगे तो ये टूट जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, भाई शीशा हो या दिल हो टूट जाता है ना, इतना याद रखना। तो यहां पर क्या है, NaCl है, जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे रसगुल्लों, ये Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। देन इस घटना को कहेंगे वैद्युत अपघटन। यानी जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसे तो मतलब क्या होता है, उसका अपघटन हो जाता है, इसे कहते हैं वैद्युत अपघटन, ठीक। और बाकी जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो सके वो वैद्युत अपघट्य हैं। अब ये तो रहा वैद्युत अपघट्य और अपघटन। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमें मतलब देखना है कि मोलर चालकता किसे कहते हैं, क्योंकि परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ गए तो परिभाषा आप चुटकियों में कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए परिभाषा ये है बच्चों कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर लिखिए या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तथा 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, ठीक, रखे इलेक्ट्रोड के विलयन में 1 मोल सांद्रता वाला वैद्युत अपघट्य घोलने पर इस सेल में जो चालकता होगी उसे कहेंगे मोलर चालकता, ठीक। कहने का मतलब यह है इसमें क्या है बच्चों, 1 मोलर सांद्रता वाला वैद्युत अपघट्य आपने घोल दिया तो सेल के अंदर यानी चालकता होगी। चालकता कहने का मतलब सेल के अंदर धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक, वही कहलाता है मोलर चालकता, ठीक। या फिर हम एकदम सिंपल परिभाषा लिखेंगे कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। अब इससे इजी क्या हो सकता है भाई, हमने क्या बताया बच्चों कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य, ये कोई सेल है और इस सेल में हमने 1 मोल सांद्रता वाला कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल दिया, चाहे वो आपने नमक घोल दिया हो, ठीक, H2SO4 घोल दिया हो, KCl घोल दिया, कुछ भी वैद्युत अपघट्य होना चाहिए बस। तो क्या कह रहा है कि 1 मोल सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्य को, ठीक, क्या करने पर, मतलब इस विलयन में घोलने पर जो चालकता होगी उसी को कहते हैं मोलर चालकता, ठीक, उसी को बच्चों मोलर चालकता कहते हैं। या फिर हमने इस तरह से बताया वो भी लिख सकते हैं आप कि 1 सेमी की दूरी पर रखे, ठीक, 1 सेमी की दूरी पर रखे और तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले विलयन में 1 मोल सांद्रता वाला वैद्युत अपघट्य घोलने पर जो चालकता होती है उसे कहते हैं मोलर चालकता, ठीक। चलिए अब इसको लिखते हैं बच्चों, इसे लेम्डा m से दर्शाते हैं, लेम्डा m से दर्शाते हैं, ठीक। अब इसका भी फार्मूला हो जाएगा कि लेम्डा m बराबर हो जाएगा कप्पा गुणे 1000 पान m,
ठीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से बोल देते हैं क्योंकि इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इतना याद रखना। परिभाषा बच्चों हमने दो तरीके का बताया, आप दोनों में कोई एक याद कर सकते हैं। ये वाला हम समझ रहे हैं आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा होगा, बाकी डोंट वरी, आप यही वाला केवल रट लीजिए कि 1 मोल सांद्रता वाले, ठीक, वैद्युत मतलब 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले, ये 1 मोल सांद्रता होनी चाहिए इसकी, 1 मोल सांद्रता के वैद्युत अपघट्य वाले विलेन की चालकता को ही कहते हैं मोलर चालकता। जाहिर सी बात है, कोई विलेन है बच्चों, उसमें 1 मोल आप वैद्युत अपघट्य घोल दो तो उसके कारण जो चालकता उत्पन्न होगी वही है मोलर चालकता। इसे क्या है, लैम्डा एम से दर्शाते हैं। ठीक, जहां इनका सिंबल अगर हम लिखना चाहेंगे बच्चों इनके बारे में, लैम्डा एम क्या है, के क्या है, कैपिटल एम क्या है, सब चीज को जानना बेहद जरूरी है। ठीक भाई, लैम्डा एम क्या है तो इसको मोलर चालकता बोलेंगे, मोलर चालकता। ठीक, मोलर चालकता। के क्या है, कप्पा है तो यानी विशिष्ट चालकता है ना, और विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक, और उसके बाद एम क्या है तो ये है बच्चों, ये मोलरता, ये मोलरता यानी सांद्रता को दर्शाएगा। नीचे सी भी लिखा जाता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये समझना ये क्या है, मोलरता है। तो परिभाषा क्लियर हो गया बच्चों। ठीक, कि 1 मोल सांद्रता वाले वैद्युत अपघट्य के कारण जो चालकता उत्पन्न होती है वो है मोलर चालकता। ठीक, बस इतना करना है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक बेहद जरूरी है, इसका मात्रक सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों। तो मात्रक को ध्यान से समझना, कितने तरीके से लिख सकते हैं। पहला है बच्चों ओम इनवर्स 1, ठीक, सेमी स्क्वायर, फिर उसके बाद मोल इनवर्स 1, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, इसको लिख सकते हैं कि साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल या मोल इनवर्स 1। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं किस तरह से। ठीक, हमने बोला ना यही चीज आपको समझना है, सबका मतलब। और उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मोहो सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स 1। ठीक, इस तरह से। तो मात्रक आप 3 तरीके से इसका मात्रक लिख सकते हैं, इतना याद रखना बच्चों। ठीक, अगर हम एक ही बताएंगे, मान लेते हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न में आ गया कोई अदर मात्रक दे दिया, तब भी वही होगा कि मोनू सर ने बताया ही नहीं था, घटिया पढ़ाते हैं, एकदम बेकार पढ़ाते हैं, कुछ नहीं आता, इस तरह से। इसलिए बच्चों आपके साथ ये ना हो, तो इसलिए याद रखना रसगुल्लों कि ओम इनवर्स 1 सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या ओम मोल इनवर्स 1 लिखिए। ठीक, या फिर साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। ठीक, प्रति का मतलब वही, इनवर्स लग गया तो समझ लो वही चीज पढ़ा जाता है, या मोहो सेमी स्क्वायर प्रति मोल। अगर ये नहीं रहेगा ना तो मान लेते हैं सेमी वाला ना हो तो हर जगह मीटर हो जाएगा, बस इतना क्लियर होगा। ठीक, साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल, लेकिन ज्यादातर जब हमने यहाँ सेमी में माना है, ये सेमी में है तो ये सेमी वाला ही, तो इसका मात्रक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से बोल देते हैं, यहां पर लिख भी देते हैं, मात्रक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, चलिए चलिए हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, चलिए वो देखते हैं। नेक्स्ट है तुल्यांकी चालकता। यही तो दोनों हमने बताया था ना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एक मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता, दोनों बेहद जरूरी हैं आपके लिए। चलिए इसमें भी वही समझना है, सेम इसमें भी मान लेते हैं बच्चों। ठीक, यानी इसमें कोई वैद्युत अपघट्य है, ठीक, कोई सॉल्यूशन, और इसमें भी वही चीज मान लेते हैं, इलेक्ट्रोड है। ठीक, एक कैथोड है एक एनोड, कैथोड पे माइनस होता है, एनोड पे प्लस होता है, इतना याद रखना। ठीक, और उसके बाद इसमें क्या है, वैद्युत अपघट्य हम खोल देते हैं, जिसकी सांद्रता हम मानते हैं बच्चों, ठीक, कितना है। तो देखिए अब की बार
वही चीज है कि भाई दूरी सेम होना चाहिए, 1 सेमी रहेगा, परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर मतलब 1 सेमी स्क्वायर। अब मान लेते हैं इसमें 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक, उसमें क्या था 1 मोल था, और लेकिन यहां पर अब की बार हम 1 ग्राम तुल्यांक, ठीक 1 ग्राम तुल्यांक इक्विवेलेंट होता है, तुल्यांक, साथ मत समझिएगा, 1 मिनट, क्या भाई कुछ ज्यादा ही मोटी हो गई कलम, 1 ग्राम तुल्यांक, इसके पहले जो हमने घोला था बच्चों उसमें सांद्रता कितना था, यानी 1 मोल था, ठीक, या 1 ग्राम मोल कह सकते हैं, लेकिन यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक है। परिभाषा इसी से बना, परिभाषा क्या, ये कोई हमने बताया ना सेल है, ठीक, और इसमें कैथोड व एनोड, ये इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड हैं। अब 1 ग्राम तुल्यांक को इसमें आप घोल दीजिए और इसी के कारण इस सेल में जो धारा उत्पन्न होती है उसी को अपन बोलते हैं क्या, तुल्यांक की चालकता। परिभाषा कैसे लिखेंगे, वही तो भैया, तो 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को तुल्यांक की चालकता कहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इतना याद रखना बच्चों कि 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के कारण इस विलयन में या इस सेल में जो धारा उत्पन्न होती है, जो चालकता होती है, चालकता का मतलब क्या है, जो धारा उत्पन्न कर दे, धारा को बढ़ा दे, वो चालकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, यानी इसमें आपने जैसे 1 ग्राम NaCl घोल दिया, तो इस 1 ग्राम तुल्यांक NaCl के कारण इसमें जो चालकता उत्पन्न होगी वही कहलाएगी तुल्यांक की चालकता, ठीक है ना। चलिए इसको दर्शाते हैं बच्चों लैम्डा EQ से दर्शाते हैं, इसे लैम्डा EQ मतलब इक्विवेलेंट होता है, यानी तुल्यांक की चालकता, EQ से दर्शाते हैं, ठीक, इसे EQ से दर्शाते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं बच्चों। तो इसका फार्मूला हो जाएगा लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे 1000 अपान n। इसमें क्या होता है, नॉर्मलता, हालांकि ये भी सांद्रता ही है, लेकिन इसमें तुल्यांक की चालकता में नॉर्मलता होता है, ठीक, ये हो जाएगा इसका फार्मूला, है ना। सब चीज यहां पर समझ गई भाई, किसका क्या मतलब है आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख देते हैं। ये EQ क्या है लिखा ही है पहले, और n लिख देते हैं, ठीक, बाकी तो बार बार आप सब देख ही रहे हैं। EQ क्या है, ये तुल्यांक की चालकता है, लैम्डा EQ तुल्यांक की चालकता, ठीक, प्रतीक समझना बेहद जरूरी है बच्चों। n क्या है, नॉर्मलता है, n क्या है, नॉर्मलता है, ठीक। अब यहां से हम निकालेंगे इसका मात्रक, तो भाई इसका मात्रक बोला ना, पूरा का पूरा समझ लीजिए मात्रक ही जो कुछ है इनमें है। मात्रक को लिखेंगे बच्चों, तो पहला वही चीज भाई लिखेंगे ओम इनवर्स 1, ओम इनवर्स 1 सेमी स्क्वायर, ठीक, और यहां से क्या हो जाएगा ग्राम EQ, इक्विवेलेंट मतलब ग्राम तुल्यांक, ठीक, इस तरह से। तो इससे ज्यादा मात्रा पहले वाले में जरूरी था, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। या फिर बच्चों हमने बताया ना ऐसे लिखिए, या फिर इसको करेंगे आप साइमन सेमी स्क्वायर, ठीक है ना, या प्रति ग्राम तुल्यांक, ठीक, वही चीज। अगला है, या तो लिख सकते हैं मोहो सेमी स्क्वायर, मोहो सेमी स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक, ठीक, तुल्यांक, या ग्राम ना लिखा रहेगा तब भी वही चीज समझिएगा, EQ यूनिवर्सल 1 लिखा हुआ हर जगह तब भी समझ लो वही है, सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका मात्रक, क्लियर। तो मात्रक भी बेहद जरूरी है, इसलिए अच्छे से इनको समझ लीजिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट इनको भी कर लीजिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक है कोलराउस का नियम। न जाने कितनी बार इसको हमने बताया होगा, ठीक।
इसको तो वैसे भी हम जब अलग अलग टॉपिक डाल रहे तब भी इसको डाला था। इसकी ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो, कम से कम 3 से 4 वीडियो हो गए, लेकिन हम देख रहे हैं वन शॉट को तो भाई निपटाना जरूरी है हर एक टॉपिक को। तो बच्चों ये है कोलराउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछता है। ठीक, तो कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम ये कहता है, इसको समझना है पहले इसमें भी। ठीक, हम क्या करते हैं, ये कोई आप मतलब वैद्युत अपघट्य कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कोई विलयन है। ठीक, इसमें क्या किया भाई, मान लेते हैं इसमें वही चीज कि 2 इलेक्ट्रोड हैं, ये समझिए। ठीक, एक कैथोड है एक एनोड, और हमें पता है बच्चों कैथोड पे माइनस होता है, एनोड पर प्लस होता है। ठीक, तो ये समझिएगा। अब इसमें क्या है कि हमने बाहर से इसमें कोई वैद्युत अपघट्य डालते हैं। ठीक, क्या चीज? वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य क्या किसे कहते हैं, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन से धारा प्रवाहित की जा सके वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें होता क्या है बच्चों, कोलराउस का नियम यह कहता है कि अनंत तनुता पर, ठीक, विलयन की तनुता अनंत होनी चाहिए। अनंत तनुता पर कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य की, ठीक, अनंत तनुता पर कोई भी वैद्युत अपघट्य हो, उसकी जो मोलर चालकता है वो उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब बच्चों जैसे इसमें हमने NaCl घोला, इसमें NaCl घोला है, तो ये जब विलयन में यानी इसमें जब जाएगा बच्चों, तो हमें पता है कि भाई Na क्या हो जाएगा, Na प्लस में टूट जाएगा, और जो Cl है, ठीक, जो Cl है वो क्या है, माइनस में टूट जाएगा। तो क्या होता है कि इसकी जो मोलर चालकता हो जाएगी, वही तो कह रहा है ना, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो यहां पर जैसे हम क्या ले लेते हैं, कोई वैद्युत अपघट्य, जैसे इसी को ले लेते हैं, या KCl ले लीजिए, या CH3COOH ले लीजिए, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अनंत तनुता पर कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य की, तो NaCl वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो इसके लिए M लगा दिए। ठीक, यही कह रहा है कि अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की ये है भाई लैम्डा M, यानी मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों, यानी इसमें उपस्थित धनायन मान लेते हैं ये लैम्डा है अनंत इसके Na प्लस के, धनायनों तथा ऋणायनों, तो भाई ऋणायन को भी हमने लिख लिया, ये क्या है Na, एक मिनट, यहां पर M है Na प्लस में, और उसके बाद यहां पर Cl माइनस में। तो यही तो कह रहा है कि वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो यही नियम हमारा कहता है ना। आसान, बेहद आसान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं इसमें करना है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी विलयन में आप कोई वैद्युत अपघट्य पदार्थ घोल देते हो, ठीक, जैसे हमने यहां पर वैद्युत अपघट्य इसमें NaCl घोल दिया, तो NaCl को जब घोलेंगे तो इस NaCl की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होगी विलयन में उपस्थित इसके धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर हो जाता है। ठीक, यानी जो हम घोलेंगे उसमें से जो आयन होगा उन दोनों आयनों की चालकताओं का योग वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये रहा कोलराउस का नियम। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर इसका हम एक अनुप्रयोग देख लेते हैं। ठीक, इसका एक अनुप्रयोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग को।
देखिए अनुप्रयोग क्या है, मतलब कोलराउश के नियम कहां प्रयोग किया जाता है। तो इसका अनुप्रयोग हालांकि दो में होता है, हमने एक ही लिखा है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएगा देगा। तो कोलराउश का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। ठीक, तो ये पूछा जाता है। तो पहला है बच्चों, पहला अनुप्रयोग की बात करें तो पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। हालांकि इसी से द्वारा वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में भी होता है। ठीक, तो मतलब दुर्बल वैद्युत अपघट्य की, प्रबल नहीं दुर्बल। तो यहां पर अनुप्रयोग में पहला है वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। तो वियोजन की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, तो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, मतलब कोई भी सांद्रता हो, उस सांद्रता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों वियोजन की कोटि। ठीक, और वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि बराबर कह रहा है कि किसी सांद्रता पर, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है कि किसी सांद्रता पर ठीक वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वैद्युत अपघट्य की, फार्मूला लिखना बेहद जरूरी है इसलिए लिख रहे हैं, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक, मोलर चालकता भले ये लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा कह रहा है कि अनंत तनुता पर, ठीक, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। ठीक, वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। तो यही है, यही क्या है, ठीक, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला ये हो गया। अब इसको लेकिन सैंपल के रूप में, भाई इतना लंबा तो आप वहां पर लिखने नहीं जाएंगे, है ना। एग्जाम में आप कहेंगे सर कोई शॉर्ट बताइए ना, इतना लंबा कौन लिखेगा, है ना, बिल्कुल है। वियोजन की कोटि को बच्चों लिखते हैं अल्फा से। तो अल्फा बराबर किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो किसी सांद्रता पर है तो ये हमने लगा दिया सी, किसी भी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तथा कह रहा है कि अनंत तनुता पर, तो भाई हमने लगा दिया अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही कहते हैं बच्चों वियोजन की कोटि। तो ये है, ठीक, इसे अल्फा से दर्शाते हैं। अल्फा बराबर ये हमने बताया किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तथा ये क्या है, ठीक, अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को ही कहते हैं वियोजन की कोटि। तो इस तरह से हम किसी वैद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि निकाल सकते हैं कोलराउश के नियम के द्वारा। क्लियर हो गया, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे का वैद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। ठीक, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम लिखना है आपको। देखिए बच्चों, फैराडे ने वैद्युत अपघटन संबंधी दो नियम दिए थे। ठीक, वैद्युत अपघट्य के लॉजिक में इन्होंने दो नियम प्रस्तुत किया। पहला नियम क्या होता है वो देखिए। पहला नियम क्या कहता है, तो इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती होती है। ठीक, देखिए जो कहा है हमें इसी लॉजिक पर काम करना है, अपने मन से ज्यादा काम नहीं करना है। ठीक, इसमें कह रहा है बच्चों कि इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघट्य में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, भाई जब वैद्युत अपघटन होगा जाहिर सी बात है बच्चों, जैसे कोई सेल है, ठीक, और सेल में जैसे वैद्युत अपघटन हो रहा है, ये कैथोड है ये इलेक्ट्रोड है, तो जैसे इसमें मान लेते हैं Na है, ठीक है ना, या Cl है, तो यही चीज वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, यानी इस और इस दोनों इलेक्ट्रोड पर
मुक्त होने वाली, इस पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होगी वो किसके, प्रवाहित धारा के परिमाण के समानुपाती हो जाती है। तो यहां पर हम मात्रा को दर्शाते हैं बच्चों, तो प्रवाहित जो आवेश कहां गया भाई, हाँ, तो मात्रा को W से दर्शाते हैं। जो पदार्थ की मात्रा है वो आवेश के परिमाण का मतलब है, ये क्या मतलब धारा के परिमाण का मतलब है बच्चों, ये आवेश के क्या है, समानुपाती होती है। जब इसको हम लिखेंगे तो भाई यहां से W बराबर हम लिख सकते हैं, तो भाई जब ये हटाते हैं बच्चों तो Z इंटू Q हो जाएगा। ठीक, हटाते हैं तो यहाँ कांस्टेंट Z लग जाता है। अब Z है क्या, तो रासायनिक तुल्यांक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों किस तरीके से, W बराबर ठीक Z इंटू I इंटू T, Z इंटू I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा। ठीक, चूंकि भाई Q बराबर I इंटू T होता है ना, आपको अगर ना समझ में आए ये कहां से आ गया, तो ये होता है Q बराबर I इंटू टी। ठीक, Q बराबर I इंटू टी फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, तो यहां पर रखेंगे IT, और तो ये W बराबर Z इंटू I इंटू टी। तो Z क्या है, Z की बात करें बच्चों, अगर भाई Z की बात करें तो ये है रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक। ठीक, क्या है, रासायनिक तुल्यांक, रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक है। ठीक, कांस्टेंट है यानी नियतांक है। क्लियर, तो ये हो जाता है कि वैद्युत मतलब फैराडे का प्रथम नियम। अब दूसरा नियम क्या है बच्चों, देखिए दूसरा नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा को भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करें, जैसे अब की बार हम मान लेते हैं सेल कई हों। ठीक, अब की बार हम मान लेते हैं कि सेल कई हों, यहां पर एक है, दो है, दो सेल ले लिए। ठीक, मान लेते हैं इसमें, तो कह रहा है कि इसमें क्या करें, इसमें हम समान वैद्युत धारा को, ठीक, समान वैद्युत धारा, इसमें जो भी हम वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो समान वैद्युत धारा की मात्रा को भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य, इसमें कोई अदर वैद्युत अपघट्य भरा है, इसमें कोई अदर है, तो इस ऐसी सिचुएशन पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली जो पदार्थ की मात्राएं हैं वो तुल्यांकी भार यानी तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती हो जाती हैं। ठीक, तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती हो जाती हैं, यही नियम हो जाता है किरचॉफ का, ठीक, फैराडे का दूसरा नियम। चलिए अब देखते हैं इसके लॉजिक को। ठीक, कह रहा है कि पदार्थ की मात्राएं यानी इसमें जो W1 होगा वो किसके, वो बराबर हो जाएगा E1। मान लेते हैं कि पहले वाले में पदार्थ की मात्रा क्या थी, W थी, और उसके बाद तुल्यांकी भार क्या था, E1। इसी तरह अगर हम W2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा किसके, E2 के। ठीक, तो इस तरह से अगर इनका हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों W1 अपान W2 बराबर हो जाएगा E1 अपान E2 हो जाएगा। तो ये आपका मेन फार्मूला होता है, इस पर कभी कभार न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, या फिर बच्चों इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, भाई W बराबर क्या होता है, Z इंटू आई इंटू टी, Z इंटू आई इंटू टी लिखे हैं, तो भाई इसके स्थान पे हम लिख लेंगे Z1 I इंटू टी, क्योंकि समान धारा समान समय के लिए प्रवाहित करेंगे, इसलिए धारा क्या है, I ही है, समय T ही है। इसी तरह से बच्चों Z2 के स्थान मतलब W2 के स्थान पे लिखेंगे Z2 I इंटू टी। ठीक, क्योंकि वो चीज है धारा समान समय समान के लिए, तो ये हो जाएगा बराबर किसके, E1 अपान E2 के। ठीक, वही जो कटने वाली चीजें हैं उनको काट दीजिए, IT से IT फिनिश, तो ये हो जाएगा एक नया फार्मूला Z1 अपान Z2 बराबर हो जाएगा E1 अपान E2। ये हमारा एक नया फार्मूला आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम निकालेंगे क्या है, फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम कहता है कि यदि समान वैद्युत धारा यानी धारा की समान मात्रा को विभिन्न प्रकार के यानी भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की जो मात्रा है बच्चों वो क्या है, मतलब तुल्यांकी द्रव्यमान के समानुपाती हो जाता है, क्योंकि W क्या है, मात्रा है, E क्या है, ये है इसका तुल्यांकी भार। ठीक, तो इसके बराबर करेंगे, इसको हटाएंगे बच्चों, हम अनुपात निकालना चाहेंगे तो इस तरह से फार्मूला हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं W बराबर ZIT होता है,
तो इसके स्थान पे Z1 I इंटू टी लिखा है, इसके स्थान पे Z2 I इंटू टी लिखा। I और T हमने नहीं बदला, इसलिए क्योंकि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए बह रही है, तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो समान रहेगा। बराबर ये E1 अपान E2 के, ये कट कर एक नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षण लिखिए। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, हाई स्कूल में भी इसको पढ़ चुके हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। ठीक, देखिए क्या होता है बच्चों कि किसी तत्व के, ठीक, अब तत्व में चाहे वो धातु हो या अधातु हो, तो धातु इसीलिए हमने लिखा है धात्विक व आधात्विक तत्वों को। ठीक, धात्विक व आधात्विक तत्वों को, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, कोई भी चलेगा, धात्विक तथा आधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर, ठीक है ना, जो श्रेणी बनती है उसी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत ज्यादा आपको डीपली नहीं देखना है, डिटेल्स में पढ़ना भी है नहीं है, तो इसमें ध्यान से समझना बच्चों। इसमें इस श्रेणी में, ठीक, प्रमुख होता है हाइड्रोजन। इस श्रेणी में मेन होता है, समझिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये मिडल में होता है, बीच में, ठीक, यूं समझिए। और इसके ऊपर और नीचे, ठीक, यानी इसके मानक इलेक्ट्रॉन विभव को 0 माना जाता है। ठीक है ना, क्या मानते हैं? शून्य। ठीक, और बाकी बच्चों इसमें होता क्या है, इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी ऊपर होंगे, ठीक, जो भी ऊपर होंगे, जैसे Mn है, CO है, ठीक, Au है, इसमें ये सब ऊपर आते हैं। ठीक, जैसे हमने बोला ना, Mn है, ठीक, CO है, Au है, Ag है, ये ऊपर आते हैं। और उसके बाद नीचे में देखेंगे तो इसमें ये Fe वगैरह होते हैं। हाँ, क्रम भले आगे पीछे हो सकता है, उस पर मत जाइएगा। ठीक, और बाकी इसमें हम बात करें तो नीचे जैसे Cr है, ठीक, ये सब चीज आते हैं नीचे। ठीक, Cu है, तो ये इसके नीचे होते हैं। इनमें होता क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन का जो, मतलब हमने बताया कि इलेक्ट्रोड विभव है वो शून्य मानकर चलते हैं, शून्य। ठीक, और इसके ऊपर जो होगा वो इससे अधिक पावरफुल होंगे, और जो इसके नीचे होंगे वो इससे दुर्बल होंगे। जो जिसके ऊपर होता है वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है। ये आपके विद्युत रासायनिक श्रेणी में होता है। ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो धात्विक तथा आधात्विक तत्वों को उनके इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर क्या है बच्चों, जो श्रेणी बनती है उस श्रेणी को कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या इसी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसके देख लेते हैं इसके लक्षण को। तो लक्षण में देखिए, जो अभी हमने बताया बच्चों, सेम वही चीज है। पहला है, जो धातु में, ठीक, हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक, जो धातु क्या कहते हैं, धातु में कहां लिखा गया है, धातु में नहीं रहेगा, यानी जो धातु हाइड्रोजन की अपेक्षा प्रबल अपचायक होते हैं उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखा गया। अभी हमने बताया ना कि जो धातु क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा, यानी हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक होते हैं, उनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर रखते हैं। ठीक, दूसरा है बच्चों कि जो धातु हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं, ठीक, यानी जो उनसे हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक होते हैं उन्हें हाइड्रोजन के नीचे रखा गया है। यानी जो दुर्बल अपचायक हैं वो हाइड्रोजन के नीचे स्थित होंगे। क्लियर हो गया? तीसरा क्या है कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन का मानक अपचयन जो विभव है वो 0 वोल्ट माना गया है। अभी बताया ना, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो 0 मान के चलते हैं। अगला है कि इस श्रेणी में प्रबल धातु दुर्बल धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं। वही बात इसमें, जो जिसके ऊपर होगा, ठीक, जो जिसके ऊपर होगा वो उससे अधिक पावरफुल होगा। जैसे मान लेते हैं अगर भाई जैसे Ag के ऊपर Au है तो Au Ag से ज्यादा पावरफुल होगा।
ठीक, Fe के ऊपर जैसे मान लेते हैं, अगर हमने जैसे Mn माना तो Mn उससे पावरफुल होगा, ये चीज। तो जो जिसके ऊपर होता है वह उसको क्या करता है, उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। ठीक, बाकी आपको इतना डिटेल्स में वहां समझाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह का इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि, मतलब इसमें देगा बच्चों ऐसे कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबोने पर उस पर कॉपर चढ़ जाता है, क्यों? तो ऐसे होगा, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर, ठीक, उस पर कॉपर चढ़ जाता है, क्यों? ऐसे बनेगा। तो इसमें कारण है भाई कि ये इससे ऊपर होगा, ठीक, तो ये FeSO4 हो जाएगा और ये Cu को विस्थापित कर देगा, क्योंकि Fe Cu के ऊपर स्थित होता है, इसलिए ये क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा। इसी तरह का क्वेश्चन होता है बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्या होता है जब, या क्या कारण है, ऐसे पूछेगा। यानी क्या कारण है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर उस पर कॉपर चढ़ जाता है, यानी लोहे की कील पर कॉपर चढ़ जाता है, क्या कारण है? कारण यह है कि जो Fe है ये Cu के ऊपर स्थित होता है, इसलिए जो Fe है वो Cu को विलयन से विस्थापित कर देगा, ठीक, उसका स्थान ये स्वयं ले लेगा। बस ये लॉजिक है, समझ में आया? चलिए बच्चों, तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है बच्चों? मानक इलेक्ट्रोड विभव। कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जितनी बार आपके सामने आएगा उतना ही ज्यादा आपके लिए ये फायदेमंद है, उतना ही ज्यादा आप इसको तैयार कर पाओगे। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? और किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में अंतर लिखिए, मतलब सॉरी अंतर नहीं, संबंध लिखना है। ठीक, देखिए एक होता है इलेक्ट्रोड विभव, एक होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। हमने इलेक्ट्रोड विभव में बताया था बच्चों, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है वो है इलेक्ट्रोड विभव। अब वहीं से हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की भी परिभाषा निकालेंगे, डोंट वरी। जैसे समझिए, लॉजिक समझिए रसगुल्लों, और कुछ नहीं समझना है आपको। बहुत सारे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर रसगुल्ले क्या है, रसगुल्ला क्या है? तो आप लोग रसगुल्लों की तरह, भाई जैसे रसगुल्ले स्वीट होते हैं ना, जस्ट वैसे ही प्यारे आप लोग हैं, इसीलिए हमारी आदत पड़ गई है रसगुल्ले बोलने की, है ना? बुरा लगता है क्या रसगुल्ला बोलने में? नहीं लगना चाहिए ना भाई, आप लोग इतने मीठे हो, वैसे भी इतने प्यारे हो, और उसमें बुरा मानोगे तो ये तो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए बच्चों, ये क्या है, कोई भी मतलब लवण का मतलब साल्ट का क्या है, सॉल्यूशन है, विलयन है। जब इसमें किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं, ठीक, इसमें क्या करते हैं, जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ जैसे, तो जब किसी धातु की छड़ को लवण के विलयन में, उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक, लवण के विलयन में क्या करते हैं, डुबोया जाता है, तो धातु तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है बच्चों, उसी विभव को कहते हैं। जैसे इसमें हमने क्या है, ये जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे Zn, ठीक, ये एक मिनट, जैसे बच्चों Zn की जिंक की छड़ है, Zn की छड़ हमने इसमें डुबो दिया है, ठीक, Zn की छड़ को इसमें डुबोया है, तो डुबोने पर ये पूरा सॉल्यूशन है विलयन, और ये जो धातु है इसके विभव, मतलब इसके बीच में जो विभव स्थापित होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, इलेक्ट्रोड विभव में समझ में आ गया, क्योंकि वो भी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, हमने यहां पर उसको नहीं लिखा है इसलिए बोल दे रहे हैं, याद कर लीजिए एक बार फिर से कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु तथा विलयन के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। या एक लाइन में परिभाषा लिखिएगा अगर आपको ये ना समझ में आया, सिंपल से, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन पढ़ना क्या है अपने को, यहां मानक इलेक्ट्रोड विभव।
तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कंडीशन ये हो जाएगी बच्चों कि माना क्या करते हैं भाई, यहां पर ठीक इस विलेन में हम मान लेते हैं कि 25 अंश सेल्सियस का ताप रहे, 25 अंश सेल्सियस के ताप पर, और उसके बाद एक वायुमंडल दाब पर 1 atm। तो 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर अब इसमें जो भी बच्चों ठीक विलेन है हम मान लेते हैं उसकी सांद्रता क्या है, तो उसकी सांद्रता है 1 मोल। उसकी सांद्रता क्या है, 1 मोल है। अब परिभाषा देखिए क्या बनेगा कि 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में जब किसी धातु की क्षण को डुबोते हैं तो धातु और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी विभव को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक का मतलब ही होता है 25 अंश सेल्सियस। क्लियर? यहां पर हमने परिभाषा क्या बताया, परिभाषा लिखेंगे बच्चों कि जब किसी धातु की छड़ को 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, यानी इस जो विलयन की सांद्रता है वो 1 मोलर है, 1 मोल है, तो 1 मोलर विलयन मतलब सांद्रता वाले विलयन में जब डुबोया जाता है बच्चों तो धातु तथा विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब भी अगर ना तैयार हो पाए समझना तो भाई समझ लो कि क्या समझ लो, हमको खुद नहीं पता कि आप किस तरह के हो, है ना, क्योंकि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों। अब हम लिखेंगे संबंध इलेक्ट्रोड विभव, ठीक, लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, ठीक, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। अब संबंध क्या होगा बच्चों, निर्दिष्ट समीकरण पढ़ा है ना, वही संबंध है। तो E बराबर, E क्या है यहां पर इलेक्ट्रोड विभव, E बराबर E नॉट, E नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट माइनस 2.303 RT अपान NF, उसके बाद यहां पर log बेस 10 1 अपान MN, ठीक, MN यानी सांद्रता इसकी ये हो जाएगी। तो ये हो जाता है क्या, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध। हमने इसके पहले भी बताया था जब निर्दिष्ट समीकरण को पढ़ा रहे थे बच्चों, तो उसमें बताया था कि निर्दिष्ट समीकरण जब नहीं पूछता है तो कभी कभार इस तरह से पूछता है, ठीक, कि यही पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध है। तो संबंध क्या है समझ में आ गया ना, संबंध यही है, ठीक। या इसी को एक और तरीके से लिखते हैं वो भी देख लीजिए, आपको बताया था बच्चों, इसी को ऐसे भी लिखते हैं E बराबर E नॉट माइनस का 0.0591 अपान N log बेस 10 1 अपान MN पे प्लस, ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कहां आता है, या मतलब ये कहां से आता है बच्चों, इसको भी हमने बताया था कि भाई जब हम R का मान रख देंगे, T का मान रख देंगे, F का मान, F क्या है फैराडे नियतांक, ठीक, 96,500 वैल्यू होता है, इसको जब रख देंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है। तो दोनों समझो सेम है, ठीक। परिभाषा में क्या बताया कि जब किसी धातु की क्षण को 25 अंश सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडल दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में डुबो देते हैं तो धातु और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब मानक इलेक्ट्रोड विभव और विभव में मतलब इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में क्या संबंध होता है, तो भाई हमने वो चीज देखा। E क्या है इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव, MN पे जो प्लस चार्ज है ये क्या है, ये धातु आयन की सांद्रता है, N क्या है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, F क्या है फैराडे नियतांक, R क्या है गैस स्थिरांक, T क्या है ताप। क्लियर हो गया? तो इसको कई बार देख चुके हैं बच्चों निर्दिष्ट समीकरण को, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। हालांकि और भी इसमें टॉपिक हैं जिसमें हम बात करें की बार जो नया जुड़ा है एक सेल, ठीक, यानी विद्युत रासायनिक सेल, दूसरा है ईंधन सेल, ठीक, ईंधन सेल। ईंधन सेल के अलावा अगर हम बात करें तो आपका एक और है बच्चों संक्षारण, संक्षारण। ये 3 टॉपिक और भी हैं, ठीक, बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं और इनको बच्चों हमने बहुत ही अच्छी तरह से प्लेलिस्ट आप देखेंगे 12th केमिस्ट्री चैप्टर वाइज क्वेश्चन करके एक प्लेलिस्ट बनाया है। आप उसमें जाकर के सेकंड चैप्टर में जब देखेंगे तो वहां पर इनको, इन तीनों को हमने बहुत अच्छे तरह से बताया है। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहां पर नहीं रखा है इसीलिए क्योंकि इनको हम 1-2 बार देख रखे हैं। आप थोड़ा से कष्ट उठाइए, ठीक, हम प्लेलिस्ट उसकी डाल दे रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है ना, आप परेशान मत रहिए। जो प्लेलिस्ट की लिंक है उसी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, वहां से आप देखकर लिख लेना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना रसगुल्लों, और इसको स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया है। खैर मिलते हैं मजेदार टॉपिक के साथ।